students, welcome to English classes of CG Shiksha. Today we are studying the chapter 3 of class 12 and the name of chapter is Journey to the End of the Earth and the writer is तिशानी दोषी। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 3 रीड करने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने रीड किया कि इस चैप्टर का नेम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत का एक सफ़र। ओके, और इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे तिशानी दोषी। ठीक है, इस चैप्टर में तिशानी दोषी ने हमको एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बताया है और वो कौन सा प्लेस होता है, अंटार्कटिका। ओके, जो अंटार्कटिका है हमें उसमें राइटर ये बताने की कोशिश करती है कि अगर हमको हमारे अर्थ का पास्ट जानना है ओके तो हमको कहाँ जाना होगा, अंटार्कटिका जाना होगा। और अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम अगर जाते हैं तो हम अपने अर्थ का पूरा हिस्ट्री अच्छे से जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो तिशानी दोषी है उन्होंने अपना अंटार्कटिका का जो सफ़र था, उनका जो ट्रैवलिंग था, उसी को पूरे इस चैप्टर में हमको दिया गया है। ये चैप्टर जब आप रीड करेंगे तो आप अंटार्कटिका को बहुत ही करीब से जान सकते हैं कि अंटार्कटिका का हमारे अर्थ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर। बिफोर यू रीड, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go on voyage। ओके, अगर आप अपने प्लानेट का पास्ट, मतलब हम लोग कौन से प्लानेट में रहते हैं, यस अर्थ, तो अपने अर्थ का पास्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अंटार्कटिका के बारे में जानना ज़रूरी है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर। तो अगर हमको जानना है अपने अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो हमको अंटार्कटिका एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हम अंटार्कटिका को बहुत ही क्लोजली जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड ऑफ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकाल्स्की। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो हमारी राइटर हैं तिशानी दोषी, वो अपने जो उनका ट्रैवलिंग है, उनका जो सफ़र है अंटार्कटिका को लेके, वो पूरे सफ़र को एक चैप्टर का रूप दे दी है। तो यहाँ पे तिशानी दोषी जी हमको ये बताती है कि जो एक रशियन रिसर्च वेसल है, ठीक है, रिसर्च मीन्स क्या होता है आपको पता ही है कि ढूंढना, कुछ भी चीज़ की खोज करना। तो एक रिसर्च वेसल, एक उपकरण है, क्या है वो, एकेडमिक सोकाल्स्की। एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, ये नेम ऑफ द शिप है, ये एक शिप का नेम है जिसको रिसर्च वेसल मानते हैं। ओके, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो कंटिनेंट है, ठीक है, जो महाद्वीप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट सूखा है का मतलब ये है कि वहाँ रेनफॉल नहीं होता है। एंड वाइंडिएस्ट है, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ क्या चलता है, हवा चलती है, तूफानें आती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और वाइंडिएस्ट, ये अंटार्कटिका के बारे में हमको 3 पॉइंट्स गिवन है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। आगे तिशानी दोषी जी हमको ये बताती है कि उनका जो जर्नी है, उनकी जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू होती है, यस मद्रास के नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होती है और उसका डिग्री रहता है 13.09 and involved crossing 9 times zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। अब तिशानी दोषी जी हमको आगे ये बता रही हैं कि उन्होंने अंटार्कटिका पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों को क्रॉस किया है। जैसे कि हमको अगर कहीं भी जाना रहता है तो हम वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े सिटीज़, टाउन्स को क्रॉस करते हैं, देन वहाँ तक पहुँचते हैं। उसी तरीके से तिशानी दोषी जी यहाँ पे हमको बता रही है कि उनको अंटार्कटिका पहुँचने के लिए 9 टाइम जोन्स क्रॉस करना पड़ा। अब 9 टाइम जोन्स क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आप कंसीडर करिए कि हम इंडिया में रहते हैं, ओके, और अनदर कंट्री का जो टाइम जोन है वो हमारे इंडिया से अगर मैच नहीं होता है, दैट मीन्स वो एक टाइम जोन हुआ कि हमारे इंडिया में अगर शाम के 4 बजे हैं तो हो सकता है वहाँ सुबह का 4 बजे हो। तो ये जो डिफरेंस होता है दैट्स इज़ अ टाइम जोन। तो तिशानी दोषी को ऐसे
9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़े थे। उसके अलावा उनको 6 चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ हमारे वीज़ा पासपोर्ट्स का जहाँ चेक किया जाता है, तो उनको 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़े थे। उसके अलावा 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, मतलब 3 बड़े बड़े ओशियंस भी उनको क्रॉस करने पड़े थे, और बहुत सारे इकोस्फीयर, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव वैज्ञानिक मंडल। ओके, तो इतने सारी चीज़ों को क्रॉस करके तिशानी दोषी अंटार्कटिका के लिए गई थी। आगे देखते हैं हम। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. आगे तिशानी दोषी जी हमको ये बता रही है कि लगभग से 100 आवर्स, ठीक है, मतलब 100 घंटे ट्रैवलिंग करके, सफ़र करके, जिसमें उन्होंने कार में भी ट्रैवलिंग किया, एरोप्लेन में भी ट्रैवलिंग किया और शिप में भी ट्रैवलिंग किया। तो 1 आवर्स के ट्रैवलिंग के बाद फाइनली उन्होंने अपना फुट मीन्स अपना पैर अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में रखा था। So my first emotion on facing Antarctica's expansive wide landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. ओके, आगे हमको ये बताती है कि जो उनका फर्स्ट इमोशन था, ठीक है, उनकी जो पहली भावनाएं थी वो किसको देख कर के आ रही थी, जब उन्होंने फेस किया, उन्होंने अंटार्कटिका का जो बहुत ही बड़ा, एक्सपांसिव मीन्स बीइंग ह्यूज, बहुत बड़ा जो उन्होंने वाइट लैंडस्केप, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा कि वाइट लैंडस्केप जो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो लैंडस्केप होते हैं वो किससे कवर होते हैं, दिस इज़ कवर्ड विथ स्नो, वो स्नो से कवर होते हैं, और ये होता है आपका वाइट लैंडस्केप। तो तिशानी दोषी जी हमको ये बता रही है कि सबसे पहले जब वो अंटार्कटिका गई थी तो उन्होंने ऐसा बड़ा बड़ा लैंडस्केप क्या किया था, फेस किया था। उसके अलावा ब्लू हॉरिजन क्या होता है, जो ये लैंडस्केप है जब वो स्काई से टच होता है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो लास्ट लैंडस्केप जो स्काई से टच कर रहा है, तो वो जो लाइन होता है दैट्स अ हॉरिजन एंड इट्स अ वाइट और इट्स ब्लू, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लू हॉरिजन। ओके, तो उन्होंने तो वाइट लैंडस्केप देखा, बहुत ही ह्यूज, उसके अलावा ब्लू हॉरिजन देखा, तो उनको बहुत ही रिलीफ मीन्स आराम महसूस हुआ। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इन सब को देख करके वो बहुत ही प्रोफाउंड वंडर हो गई थी, मीन्स बहुत ही गहरे तरीके से आश्चर्य हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी कि क्या हमारे अर्थ में ऐसा प्लेस भी कहीं पे एग्जिस्ट करता है। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. ओके, आश्चर्य तो वो इन सब चीज़ को देख करके हुई थी, ठीक है, इसकी इमेंसिटी मतलब बीइंग ह्यूज, इमेंसिटी मीन्स बीइंग ह्यूज कि इतना जो बड़ा होता है, उसके अलावा इट्स आइसोलेशन मीन्स बीइंग एम्प्टी या फिर बीइंग लोनली, जो ये पूरी तरीके से खाली था, इतना बड़ा था, इतना खाली था। और वहाँ पे एक समय ऐसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास में क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे, मतलब ये जो हमारा अंटार्कटिका डिवाइड हो गया है, एक समय ऐसा था जब हमारा इंडिया और अंटार्कटिका क्या करता था, एक ही लैंड मास में एक साथ में था। अब देखते हैं हम लोग पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हमको इसमें अंटार्कटिका का कुछ इतिहास, उनके सफ़र का कुछ इतिहास बताया गया है, इसको भी रीड करते हैं हम। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. ओके, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि अंटार्कटिका और इंडिया का जो लैंड मास है, मीन्स अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंड मास में पहले रहा करते थे, तो यहाँ पे भी वही मेंशन है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, मीन्स 650 मिलियन साल पहले की बात है, जब एक जेंट मीन्स बहुत बड़ा, बिग ह्यूज, एक जेंट एमलगेटेड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन था एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का, जिसका नेम था गोंडवाना, जो हम लोग प्रीवियसली भी पढ़े, तो हम इसी
इसी के ही सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे थे। गोंडवाना एक ऐसा जगह था जहाँ पे इंडिया और अंटार्कटिका का लैंड मास एक ही जगह में था एंड इट्स अ गोंडवाना। तो आगे हमको यही बताया जा रहा है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो एक सुपर कॉन्टिनेंट जो कि साउदर्न साइड में था, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था और उस कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। ओके, जो कि हमारे इंडिया और अंटार्कटिका में इंडीड वास्तव में वो अस्तित्व रखता था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, प्रेजेंट डे में, वर्तमान में वो सेपरेट हो गया है और वो अंटार्कटिका का हो गया है। Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge varieties of flora and fauna. अब उस टाइम पे जो हमारा थिंग्स थे, मतलब जितने भी चीज़ें थी सब बहुत अलग तरीके की थी। ह्यूमन हैडेंट अराइव्ड उस समय, ठीक है, ह्यूमन्स लोग मीन्स इंसान लोग, मनुष्य लोग वहाँ आए नहीं थे। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा वार्म मीन्स गर्म हुआ करता था। साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रकार के बोल सकते हैं जीव और आपके वनस्पतियाँ थी, फ्लोरा एंड फाउना था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway. अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 500 मिलियन ईयर्स एगो जो गोंडवाना था वो थ्राइव्ड हो गया, मीन्स ग्रीव हो गया, डेवलप हो गया। 500 साल में वो गोंडवाना इतना ज़्यादा डेवलप हो गया जब वहाँ पे डायनासोर्स लोग वाइप्ड आउट हो गए, मीन्स डायनासोर्स की जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई और जितने भी मैमल्स थे, मतलब जो स्तनधारियाँ थे, मैमल्स मीन स्तनधारियाँ, तो जितने भी मैमल्स थे अब उनका एज क्या हो गया था, उनका युग चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब एज मच एज वी नाउ एट टुडे। और जितने भी वहाँ के लैंड मास थे, मतलब जितनी भी वहाँ पे जो ज़मीन थी या फिर जो वाइट स्नो था, लैंड स्केप था, वो सारा क्या हो गया, सेपरेट होते गया और सेपरेट हो करके वो एक कंट्री हो गया और उसका शेप आज हम लोग जैसा ग्लोब में देखते हैं उसका शेप आज ग्लोब में हम देख सकते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी could possibly be heading। ठीक है, अगर हम लोग अंटार्कटिका को आज विज़िट करते हैं तो हम लोग अपने इतिहास का वो पार्ट जान सकते हैं। अगर आप अंटार्कटिका को विज़िट करते हैं, मीन्स अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आपको वो हिस्ट्री, वो इतिहास जानने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग अब कहाँ को जा सकते हैं। ओके, It's to understand the significance of Cordilleran folds and pre-Cambrian granite silts, ozone and carbon evolution and extinction। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आप लोग को ये याद रखना है जो यहाँ पे मेंशन है, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ट्स। अब ये क्या है, ये दोनों ग्रेनाइट के सील्ड हैं, ग्रेनाइट से बना हुआ एक ढाल है बोल सकते हैं। वहाँ इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, चट्टान से, वो सारे के सारे क्या के हैं, आपके ग्रेनाइट्स के हैं। ये दोनों जो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, कार्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ट्स, ये दोनों ग्रेनाइट सिल्ट्स हैं। वहाँ पे आपको मैं फिर से रिपीट करी, वहाँ पे जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी चट्टानें हैं, सब के सब ग्रेनाइट से बने हुए हैं। तो हमको ये बोला जा रहा है कि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको इम्पोर्टेंस जानना पड़ेगा ये दोनों ग्रेनाइट सिल्ट्स के। साथ ही साथ जो हमारा ओजोन होता है, मीन्स हमारे जो ओजोन लेयर होते हैं, कार्बन होते हैं, इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट, ओके, एंड एक्सटेंशन मीन्स विलुप्ति, मीन्स विकास और विलुप्ति। इन सब चीज़ों का हमको महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. And what is the meaning of mind-boggling? Totally confused, confusion. Okay, जब हम लोग ये सोचने पे आ जाए कि मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, मिलियन साल पहले ये सब चीज़ हुआ है, तो जो हमारा माइंड रहता है वो क्या हो जाता है, माइंड बॉगलिंग हो जाता है, मीन्स कंफ्यूज हो जाता है। इमेजिन, अब हमको इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है, India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas.
साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया है वो नॉर्थ वर्ड्स में मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में जो पुश करता है, धक्का देता है, तो वो क्या होता है, इंडिया क्या को धक्का दे रहा है, तो एशिया की तरफ। ठीक है, तो इंडिया जब अपने एशिया की ओर खुद को धक्का देता है तो वहाँ ऊपरी लेयर का, अब अगर ये कोई सा लैंडस्केप है तो इसका ऊपर का जो हिस्सा वो होगा आपका क्रस्ट। तो इंडिया क्या करता है, अगर नॉर्थ वर्ड्स में पुश कर रहा है तो वो एशिया में जा करके एशिया की ओर जाता है, तो उससे क्या होता है, एक हिमालय। कुछ भी चीज़ को अगर हम इसमें बार बार नॉक कर रहे हैं, ठीक है, इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये नीचे आएगा, ठीक है, या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसी तरीके से इंडिया क्या कर रही थी, एशिया की ओर पुश कर रही थी, जिसके वजह से इसका क्रस्ट वहाँ कहाँ चले जाता है, एशिया की ओर चले जाता है। उसी के वजह से आपका हिमालयाज फिर बनते हैं। जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, वो ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स फ्लोट होकर के, पहले तो हमने देखा कि इंडिया का जो क्रस्ट है वो एशिया की ओर जा कर के क्या कर रहा है, एक हिमालय को फॉर्म कर रहा है, और जो साउथ अमेरिका है वो फ्लोट होकर के कहाँ चले जा रहा है, फ्लोट होकर के मीन्स बहते हुए नॉर्थ अमेरिका की ओर चले जा रहे हैं। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। आगे ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग ड्रैग पैसेज, व्हाट इज अ ड्रैग पैसेज, ड्रैग पैसेज इज अ वाटर बॉडी, ठीक है, ड्रैग पैसेज एक वाटर बॉडी है जहाँ तीन बड़े बड़े ओशन क्या करते हैं, मीट करते हैं, आपका इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये तीनों ओशन जिस जगह में मीट करते हैं, मिलते हैं, वो होता है आपका ड्रैग पैसेज, जो कि एक वाटर बॉडी है। ओके, तो जब ये ओपनिंग अप होता है ये ड्रैग पैसेज, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट, एंड इट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट करंट, और ये बहुत ही ताकतवर करंट होता है। इसको वो क्या करता है, क्रिएट करता है ड्रैग पैसेज, जो कि अंटार्कटिका को पूरी तरीके से फ्रीजिट कर देता है, मीन्स उदास कर देता है, डिसोलेट कर देता है, एम्प्टी कर देता है, और इसका हमको बताया गया है कि वो वर्ल्ड के बॉटम, वर्ल्ड के नीचे की ओर होता है। For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function, but also for the imagination. Okay? अब यहाँ पे तिशानी दोषी जी खुद के बारे में बता रही है कि वो कौन थी, एक सन वर्शिपिंग ह्यूमन थी, सन वर्शिपिंग लेडी थी, एक मीन सूर्य भगवान की पूजा करने वाली, उनको मानने वाली एक लेडी थी, और वो बताती है कि वो एक साउथ इंडियन थी, अपनी बात कर रही है कि वो साउथ इंडियन थी, सन वर्शिपिंग करती थी, और वो एक ऐसे जगह में 2 हफ्ते के लिए जाने वाली थी जहाँ तो सन आते ही नहीं है, और उनका तो डेली रूटीन था कि वो क्या करती थी, सन को वर्शिप करती थी, उनकी पूजा करती थी। अब 2 हफ्ते उनको उस जगह में जाना था जहाँ सन का तो नामो निशान नहीं था। ओके, तो वो बताती है कि 2 हफ्ते वो एक ऐसे प्लेस पे थी जहाँ अर्थ में जितने भी टोटल आइस वॉल्यूम है, ठीक है, अर्थ का पूरा बर्फ़ का जो वॉल्यूम है उसका 90% उस जगह में है, उस जगह वो जाने वाली थी। तो बोलती है बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट था ये, बहुत चिलिंग आइडिया था। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन ही काम करना नहीं बंद कर दिया था, साथ ही साथ उनका जो इमेजिनेशन था, मीन्स उनकी कल्पना करने की शक्ति और उनके सोचने की शक्ति, ये सब चीज़ भी क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, क्योंकि वहाँ का उनका एटमॉस्फेयर ही वैसा था। वो तो डेली सन का वर्शिप करने वाली थी, अब सडनली 2 हफ्ते तक वो एक ऐसे जगह में थी जहाँ सन था ही नहीं, मीन्स इतना ज़्यादा वहाँ कोल्ड था, ठंडी था, तो उनके बॉडी का सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन तो बंद कर दिया काम करना, मीन्स वो थोड़ा लेस हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो उसके साथ साथ उनके इमेजिनेशन का, सोचने का भी शक्ति क्या हो गया था, थोड़ा डिक्रीज़ हो गया था। It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human। अब वो बोलती है कि जो वो अंटार्कटिका का वाइट लैंडस्केप था ना, वो मानो एक पिंग पोंग बॉल की तरह था। यहाँ पे पिंग पोंग बॉल क्या है, एक वाइट कलर का बड़ा सा बॉल है। तो वो बताती है कि अंटार्कटिका में चलना एक ऐसा एक्सपीरियंस था मानो कि वो एक बॉल पे चल रही है। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मीन्स, डिवाइड मीन्स विदाउट, वो जो अंटार्कटिका था
वहाँ कोई भी ह्यूमन, कोई भी मनुष्य नहीं थे। ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, ना ही कोई वहाँ इंसानों का निशान था, ना ही कोई पेड़ थे, ना ही कोई बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स मीन्स जो आपने देखा होगा कि जो लाइट के लिए बोर्ड लगाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोर्ड हम लगाते हैं, जो साइन का बोर्ड होता है, डायरेक्शंस बोर्ड होते हैं, तो ये सारे बोर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बिल बोर्ड्स। तो हमको तिशानी दोषी जी ये कहती है कि अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन मार्कर नहीं था, ना ही कोई ट्री था, ना ही कोई भी बिल बोर्ड्स थे और ना ही कोई बिल्डिंग्स था, क्योंकि जो ह्यूमन्स है वो तो वहाँ सर्वाइव करते ही नहीं थे। You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. ओके आगे वो ये बताती है कि आप अपना सारा सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव मीन्स आप अपनी वहाँ सोचने की शक्ति भी खो सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप एक वाइट लैंडस्केप में हैं तो आप जिधर भी देखेंगे अपने चारों तरफ, चाहे जिस भी डायरेक्शन में देखिए, आपको बस वाइट 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 लैंडस्केप ही नज़र आएगा। साथ ही साथ वो उन्होंने बोला कि आप वहाँ अपना टाइम भी खो देंगे, मीन्स हमको पता ही नहीं चलता कि वहाँ सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। इस तरीके से हम लोग वहाँ पर टाइम भी क्या कर देते हैं? लॉस करते हैं। उसके आगे हमको तिशानी दोषी जी ये बताती है कि वहाँ विजुअल स्केल रेंजेस में, मतलब विजुअल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण में हो, तो वो माइक्रोस्कोपिक से ले करके माइटी तक। माइक्रोस्कोपिक आप लोग को आई थिंक पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू में देख पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं दैट्स इज माइक्रोस्कोपिक। एंड माइटी, माइटी मीन्स बीइंग ह्यूज, बहुत बड़ा। तो वहाँ जितने भी जो विजुअल थे मीन्स जिसको हम देख सकते थे, वो एक छोटे से जीव से लेकर के बड़े तक थे। ओके, मीजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। ओके, आगे हमको ये बताया जा रहा है मीजेस एंड माइट्स। मीजेस एंड माइट्स मीन्स इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई। ठीक है, मीजेस एंड माइट्स होता है आपका जो छोटी छोटी इंसेक्ट्स होती हैं, कीड़े होते हैं, जैसे कि आपका मच्छर हो गया, मक्खी हो गया। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको हम मीजेस एंड माइट्स बोलते हैं। तो हमको ये बताया जा रहा है कि छोटे से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी सी बड़ी चीज़ तक वहाँ मौजूद था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा माइक्रोस्कोपिक से लेके माइटी तक, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े ब्लू वेल्स तक, बड़े बड़े आइसबर्ग्स मीन्स आइस का बना हुआ बग, जो कि एक कंट्री के जैसा लग रहा था हमको। और सबसे लार्जेस्ट जो रिकॉर्ड था वो था साइज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री का नेम है। ओके, डेज गो ऑन एंड ऑन इन अ surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or carving ice set consecrates the place। आगे हमको तिशानी दोषी जी ये बता रही है कि दिन गुजरते गए और गुजरते गए 24 आवर, ठीक है, उनको ऑस्टर समर लाइट मिला एंड अ यूबिक्यूअस साइलेंस। और वहाँ बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंस था, शांति थी, क्योंकि हमको तो पता ही है कि वहाँ कोई भी ना बिल्डिंग्स थे, ना ट्रीज थे, ठीक है, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं थे, कोई नॉइज़ करने वाला नहीं था, कोई फैक्ट्रीज नहीं थे, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थे। तो वहाँ क्या था, बहुत ही यूबिक्यूअस साइलेंस था, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ शांति थी। एक ही इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेशनल एवलांस, वो सिर्फ एवलांस से इंटरप्टेड होते थे, मीन्स एवलांस की वजह से वहाँ क्या होता था, कुछ आवाज़ होता था, रुकावट होती थी उस साइलेंस पे। एंड व्हाट इज़ एवलांस? एवलांस इज़ अ स्नो स्लाइड, ठीक है, जब स्नो बर्फ़ की जो स्लाइड निकलती है, बर्फ़ के टुकड़े जब ऐसा स्लाइड आते हैं, दैट मीन्स एवलांस। तो जब वो बर्फ़ के टुकड़े नीचे गिरा करते थे, मीन्स नीचे के डायरेक्शन में गिरा करते थे, तो उससे जो आवाज़ें आती थी वो इंटरप्ट करती थी उस साइलेंस में, ठीक है। साथ ही साथ जो काविंग आइस सीट, काविंग मीन्स ब्रेकिंग, टूटना, तो आइस का सीट, बर्फ़ की जो ढाल है वो जब टूटा करती थी तो उससे जो आवाज़ें आती थी वो इंटरप्ट रहता था आपका उसके साइलेंस में। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये सारी आवाज़ें ही क्या थी, उस प्लेस के लिए कॉन्सिक्रेट्स मीन्स ब्लेस थी, क्योंकि इन आवाज़ों के अलावा वहाँ किसी भी चीज़ का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं था।
It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. और हमको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ यही एक इमर्सन है जो हमको क्या करता है, खुद को फोर्स करता है, हमको फोर्स करता है कि हम क्या करें, अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानें। और ह्यूमंस के लिए वहाँ का प्रोग्नोसिस मीन्स प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, हमारा फ्यूचर, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे आपका दिया हुआ ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है, मनुष्यों का प्रभाव। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। अब हमको ये बताया जा रहा है कि जो जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जियोलॉजिकल क्लॉक है मीन्स जो भूवैज्ञानिक घड़ी है बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स इस दुनिया में जो ह्यूमन लोग आए हैं वो बहुत ही कम समय में आए हैं, जबकि हमारा जो ये अर्थ है बहुत पहले से है। तो वही हमको बताना चाह रहा है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बहुत ही बारली है, मीन्स बहुत कम समय है, लगभग से सिर्फ 12,000 साल पहले ही आया है। अगर आप उसको देखेंगे जियोलॉजिकल क्लॉक में तो उस क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 12,000 साल सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के बराबर हैं। मीन्स हमको ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि ह्यूमंस लोग मीन्स हम लोग, इंसान लोग इस अर्थ में ज़्यादा पहले से नहीं आए हैं, जबकि हमारा ये अर्थ काफ़ी साल पहले से ही है। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, reaching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। और इसी शॉर्ट ऑफ टाइम में मीन्स इतने कम समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। रकस मीन्स पूरा हलचल मचा देना। तो इतने कम समय में जितने भी जो ह्यूमन बींग्स लोग हैं उन्होंने पूरे नेचर के साथ क्या किया है, रकस कर दिया, उसको पूरा हिला के रख दिया है। साथ ही साथ ईचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर, और हमने क्या किया है, ईचिंग मीन्स होता है आपका मार्क्ड करना किसी के ऊपर, और डोमिनेंस मीन्स होता है पावर ओवर नेशन, किसी के ऊपर पावर दिखाना। तो हमने क्या किया है, बहुत ही कम समय में जो पूरे नेचर है उसको रकस कर दिया है। साथ ही साथ नेचर को ले करके हमने क्या किया है, नेचर पे पावर जमाया है अपना, मीन्स प्रकृति पे हमने अपना, ह्यूमंस लोगों ने अपना पावर जमाया हुआ है। किसकी मदद से, तो जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं और जो मेगा सिटीज़ हैं, इन सब की मदद से ह्यूमंस लोगों ने क्या किया है, नेचर पे अपना पावर राज जमा करके रखा हुआ है। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources। और जो ये दिन ब दिन रैपिड मीन्स ग्रोथ हो, रैपिड मीन्स बोल सकते हैं हम लगातार। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जितने भी हमारे लिमिटेड जो रिसोर्स हैं और जो हमारे अदर स्पीसीज़ है, मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन और अदर स्पीसीज़ के बीच में लिमिटेड रिसोर्स को लेकर के बैटलिंग मीन्स लड़ाई होने लगेंगे। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। ओके, हाईलाइटेड। और जो हम लोग दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, अपना फॉसिल फ्यूल इज़ अ अनरिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग जो अपने फॉसिल फ्यूल, जिसको हिंदी में आप लोग खनिज पदार्थ कहते हैं, उसको अगर हम लोग बर्न करते जा रहे हैं, जलाते जा रहे हैं, उसको नष्ट करते जा रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट मीन्स एक कंबल जैसे एक कवर बन जा रहा है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, और जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट बन रहा है वो भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन तय है उसका कि वो क्या करेगा, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ में रहने वाले, ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सबको क्या होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। हाँ, आज के समय में, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है मतलब जो मौसम बदलता है वो सबसे क्या है,
मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड है। हमारे पर्यावरण में जो बार बार जो मौसम बदलते हैं आज के समय में, वो सबसे बड़ा एक डिबेट है, एक प्रॉब्लम है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो वेस्ट का अंटार्कटिक आइस शीट है, मतलब जो बर्फ़ की ढाल है, वो क्या पूरी तरीके से पिघल जाएंगी? विल द गुल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? और जो गुल्फ स्ट्रीम ओशन में जो करंट है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? मे बी नॉट। और क्या ये हमारी पृथ्वी का अंत होगा? मे बी नॉट, शायद हो सकता है और शायद नहीं हो सकता है। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon record trapped in its layer of ice। अब हमको ये बताया जा रहा है कि दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो जो हमारा एंटार्क्टिका है, इस डिबेट में, इस लड़ाई में बोल सकते हैं हम सबसे क्रूशियल एलिमेंट है। क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए वो एक एलिमेंट है हमारा अंटार्क्टिका। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक ऐसा जगह है दुनिया में जिसमें कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहते, मीन्स कोई भी मनुष्य वहाँ नहीं रहते, सिर्फ इसलिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी वहाँ जो प्रिस्टीन से, मतलब अगर आप प्राचीन समय में देखेंगे प्रिस्टीन में अनस्पॉइल्ड या फिर समथिंग जो कि आप हिंदी में बोल सकते हैं जो प्राचीन होता है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहते। इसके अलावा वहाँ जितने भी प्रिस्टीन हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि वहाँ 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्स, मतलब वहाँ मरीन लाइफ पाया जाता है। मरीन लाइफ मीन्स समुद्री, जो नीचे रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो वहाँ मरीन लाइफ पाया जाता है 500,000 ईयर ओल्ड, जो कि क्या करते हैं, कार्बन रिकॉर्ड्स मीन्स कार्बन, जो हमारा जो कार्बन हार्मफुल गैस होता है उसको अपने अंदर दबा लेते हैं, मीन्स वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि किस में ट्रैप्ड है, बोल रहा है लेयर ऑफ आइस, मतलब आइस के नीचे वो दबा हुआ है। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। अगर हम लोग अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मीन्स हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य जानना चाहते हैं अर्थ के बारे में, तो अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां हमको जाना ही चाहिए। Students on ice, the program I was working with on the Sukalski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम का नाम है। तो ये प्रोग्राम जिस पे हमारी जो ऑथर हैं वो वर्क कर रही थी अपने सुकाल्स्की में। सुकाल्स्की हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। सुकाल्स्की क्या है, एक शिप का नाम है जिसको रिसर्च वेसल माना गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑन आइस इस प्रोग्राम में वो हमारी जो ऑथर है वो वर्क कर रही थी सुकाल्स्की में, और उस प्रोग्राम का मेन एम, सबसे जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था, वो ये था कि वो हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या करेगी, वो लेकर के जाएगी to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which help them foster a new understanding and respect for our planet। तो उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये तय किया था, उस प्रोग्राम का मेन एम, मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको वो लेकर के जाएंगी और उनको ये बताना था कि इस दुनिया के जो एंड है, मीन्स ये दुनिया जो हमारा अंत होने वाला है या फिर अंत हो सकता है, उससे रिलेटेड और बहुत ही इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स जो प्रेरणादायक शिक्षा होती है वो, जो कि किस में हेल्प करते, फोस्टर में, मीन्स उसको प्रमोट करने में हेल्प करते, ताकि उन लोग नए नए चीज़ों को समझ पाते, उसका रिस्पेक्ट कर पाते हमारे प्लैनेट का, मीन्स हमारे अर्थ का। तो वहाँ वो जाते, सब चीज़ को देखते, वो उनको ऑब्जर्व करते, तो उनको पता चलता कि हमारा अर्थ कितना प्रॉब्लम में है या फिर हमारे अर्थ को कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने एजुकेशनल ट्रिप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके
मदद से वो क्या करते, सारे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझ पाते और अपने प्लानेट, अपने अर्थ के प्रति वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर पाते। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. Okay. अब वो लगभग से इस प्रोग्राम में पिछले 6 साल से काम कर रही थी और इस प्रोग्राम के जो मेन हेड थे, जो मुख्य थे, वो कौन थे? कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कैनेडियन थे वो एक, उनका नाम था जियोफ ग्रीन। वो बिल्कुल भी टायर्ड हो चुके थे, मतलब थक चुके थे किस चीज़ को लेकर के। जो ये प्रोग्राम है इसमें वो पहले क्या करते थे, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते थे, जो रिटायर्ड रिच लोग, मतलब बड़े बड़े जो अमीर लोग रहते थे, जितने क्यूरियोसिटी सीकर्स, मतलब जिनको जानने की जो जिज्ञासु होते हैं, ऐसे लोगों को ले जा करके वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको बैक में मीन्स वापस में सिर्फ लिमिटेड मिलता था, लिमिटेड वे कुछ ही चीज़ मिलता था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग रहते थे, क्योंकि और साथ ही वो सेलिब्रिटीज़ रहते थे, रिटायर्ड रहते थे, रिच रहते थे। उनको बैक में क्या मिलता? तो सिर्फ कुछ पैसे मिलते। वो पैसे कि उन्होंने अपने शिप में उनको वहाँ ले जाया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया और उनको एज अ बैक सिर्फ मनी मिला। तो ये क्या था? एक लिमिटेड था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर स्टूडेंट्स लोग जाएंगे अंटार्कटिका, मीन्स स्टूडेंट लोग हमारे फ्यूचर जनरेशन में हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग हमारे फ्यूचर जनरेशन है, तो अगर उन लोग अंटार्कटिका जाएंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि हमारा एनवायरनमेंट कितने प्रॉब्लम में है। तो उनको एक मैसेज मिलेगा जिसको वो एक्सेप्ट करेंगे और अपने फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, उसमें वर्क करेंगे। With students on ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most important, act. अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट ऑन आइस ये प्रोग्राम, उसमें उन्होंने फ्यूचर जनरेशन को ऑफ़र किया, मीन्स उनको एक मौका दिया कि वो क्या बने, पॉलिसी मेकर बने, ताकि वो जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, हमारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस, अनुभव है, वो किस तरीके से बदलता है, हमको अनुभव कैसे मिलता है, क्योंकि वो उस एज में थे, उस उम्र में थे जहाँ वो हर एक चीज़ को एब्जॉर्व करने में, सीखने में सक्षम होते हैं, समझने में सक्षम होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, एक्ट करने में, मीन्स उसको आगे बढ़ाने में। तो वो ऐसे एज में होते हैं हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसे कि आप लोग हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ठीक है, अब जो रीज़न है, जो कारण है कि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, वो क्या था? क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल था कहीं भी जाना, साउथ पोल के नियर में, साउथ पोल के पास कहीं भी जाना बहुत ही इम्पॉसिबल था। नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और इसके वजह से किसी को कोई अफेक्टेड नहीं हुआ करती थी। इट्स ईजी टू बी ब्लश अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये बहुत ही आसान है ये ब्लैश करना। ब्लैश मीन्स समथिंग इनडिफरेंट। ओके, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए, लेट अस कंसीडर कि आप अपने घर में बैठे हैं, अपने कंफर्ट जोन, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आप अपने सोफ़े में बैठे हुए हैं, आप टेलीविज़न में देख रहे हैं कि अंटार्कटिका में ऐसा ऐसा हुआ है, ये घटना घटी है, इसके वजह से इतना नुकसान हुआ है। हम तो अपने कंफर्ट जोन में हैं, हमको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली हम वहाँ नहीं है ना, हम तो अपने कंफर्ट जोन में, हम अपने घर में हैं, हमको तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो येस, सिमिलरली यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि जब हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ कितने आइस कैप मेल्ट हुए, कितने आइस कैप पिघल गए, क्योंकि हम लोग तो अपने कंफर्ट जोन में, अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स अपने डायमेंशन में बैठे हुए हैं। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस स्लैब्स कोलैप्सिंग, you begin to realize that the threat of global warming is very near. लेकिन अगर आप अपने आँखों से देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिट्रीव हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी आइस स्लैब्स हैं, मतलब जो बर्फ़ की ढाल है, वो कोलैप्स हो रही है, पिघल रही है, टूट रही है, नष्ट हो जा रही है पूरी तरीके से, तब आप महसूस करना शुरू करेंगे कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो वास्तव में है।